Welcome students in our new class. So today we will discuss the last topic of the chapter capacitance. अपना capacitance वाला चैप्टर चल रहा था बेटे और उस capacitance वाले चैप्टर का आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, that is Venn diagram generator. हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज? Venn diagram generator. वैसे तो ये जो टॉपिक है बेटे Venn diagram generator है, ये बोर्ड के एग्जाम से हटा दिया गया है, बट क्या होता है इसमें कई प्रिंसिपल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो डायरेक्ट हो सकता है वेन डायग्राम जनरेटर पे कंप्लीट क्वेश्चन अपना ना आके इसके जो कुछ यूजेज हैं या ये किन प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी गारंटी नहीं दी जा सकती कि 5 नंबर का क्वेश्चन है ये अब आएगा ही नहीं, क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ है ये जब सिलेबस में से हटाया गया था ये टॉपिक, उसके बाद भी ये 1 या 2 बार एग्जाम्स में देखा गया है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन अगर आता है तो आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से डिटेल में हम आज इसको स्टडी करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग टू हेडिंग। जैसे एज यूजुअल हम जब भी कोई भी बड़ा टॉपिक करते हैं तो उसको बिल्कुल हेडिंग वाइज डिस्कस करते हैं, तो उसी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। बट इसको डिस्कस करने से पहले, डायरेक्ट इस टॉपिक पर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट हैं, उनको हम कुछ एक तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं, कुछ एक ऐसे होंगे जो नए होंगे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, कुछ इसके मेन फैक्ट्स जो इसके प्रिंसिपल पर यूज होंगे, या फिर चलो पहले तो यही देखते हैं कि वेन डायग्राम जनरेटर ही क्या होता है। इंट्रोडक्शन व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम जनरेटर? वेन डायग्राम जनरेटर क्या है, क्यों लिया गया, क्या इसकी जरूरत हमें? तो वेन डायग्राम जनरेटर बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है टू क्रिएट वेरी हाई पोटेंशियल, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्वायर करने के लिए, बनाने के लिए इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। अब वो इतनी ज्यादा हाई पोटेंशियल वाली बॉडी क्रिएट करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, मीन्स हमें उसे इतनी इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करवाने का बेनिफिट क्या होगा, या फिर हमने सोचा ही क्यों इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट करवाने का। तो क्या होता है बेटे, अगर आपको किसी न्यूक्लियस को अगर जैसे ब्रेक करना है, किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो न्यूक्लियस को तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इस तरह के और भी ज्यादा वेरी फाइन लेवल पर अगर आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हो तो वहां पे हमें जैसे हमने इस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करनी है, तो इसके बारे में अगर स्टडी करनी है तो इसको ब्रेक करना जरूरी था। तो इसको तोड़ने के लिए अब आपको अगर किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये इसको क्या कर देगा, दूर धकेल देगा, जैसा आपने स्टडी भी किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में, है ना। तो हमें अब कोई इतना ज्यादा हाई एनर्जी वाला पार्टिकल चाहिए था जो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से आए और उस तेज स्पीड से आके इसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो उतनी ज्यादा हाई स्पीड हम कैसे ले सकते थे, हमें एक कंसेप्ट याद है जो कि हमने 9th क्लास से ही स्टडी कर रखा है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो इलेक्ट्रिक जो काइनेटिक एनर्जी है उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज Q into V, बहुत ज्यादा अगर आपके पास V इकट्ठा हो गया है तो उसके पास एनर्जी E इक्वल टू Q into V, ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी अब उसके पास। अब हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करवा देंगे किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अब ये इतनी तेज स्पीड वाला, जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मींस उसकी वेलोसिटी उस पार्टिकल की क्या है, बहुत ज्यादा है। और जब ये बहुत तेज स्पीड वाला पार्टिकल इस न्यूक्लियस से आके स्ट्राइक करेगा तो ये न्यूक्लियस को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ये डिवाइस है ऐसा जो हमें इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट करवा के देगा। उस हाई पोटेंशियल की वजह से अपने पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी पार्टिकल की ज्यादा है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करवा के उस पार्टिकल की हेल्प से किसी भी न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। तो इसके प्रिंसिपल में आपको 3-4 इसके प्रिंसिपल अलग से हाईलाइट करने हैं। अभी तक हालांकि आपने स्टडी कर रखा है कि किसी भी डिवाइस को अगर आप स्टडी करते हो तो उसका केवल एक ही प्रिंसिपल आप लिखते हो, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके आपने 4 प्रिंसिपल लिखने हैं। पहला प्रिंसिपल क्या रहेगा,
पहले प्रिंसिपल में आप बताओगे कि याद करो आपने स्टडी किया था कि जब किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका बिहेवियर आपने स्टडी किया था, 5-6 प्रॉपर्टी आपने स्टडी की थी उसकी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका जो चार्ज है वो आउटसाइड द सरफेस पे क्या करता है, रिसाइड्स करता है। तो पहले में आप लिखोगे चार्ज resides on the outer surface of the conductor। तो पहला आप प्रिंसिपल लिखोगे कि वेन डे ग्राफ जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम बल्कि उसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलेंगे, तब जाके उसका यहाँ पर लेके आएंगे। देखो भाई, आप सभी को पता है अभी एट प्रेजेंट कौन सी बीमारी ज्यादा महामारी का रूप लिए हुए है, दैट इज कोरोना वायरस। तो आज हम उस कोरोना वायरस को ही स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम उसको कोरोना तो स्टडी करेंगे, लेकिन वायरस की जगह वहां पे हम एक नया वर्ड यूज कर देंगे फिजिक्स का, दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे, कोरोना डिस्चार्ज स्टडी करेंगे बेटे। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है बेटे, सुनो। कोरोना डिस्चार्ज में आपने कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक और प्रॉपर्टी भी स्टडी की थी कि जो जहां पर शार्प कॉर्नर होंगे वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। याद करो हमने एक इस तरह का डायग्राम सा बनाया था और उसमें हमने कह दिया था कि ये जैसे इतना सा सरफेस आपने लिया है तो V का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बाय V इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और फिर आपने इस V Q को लिख दिया था सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V इक्वल टू सिग्मा इंटू A, सिग्मा A को आपने लिख दिया था 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, एक R से एक R कैंसिल आउट। अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊं तो V इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू R आ गया भाई, सिग्मा इंटू R आया है ना। अब देखो V तो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये प्रॉपर्टी भी हमने स्टडी की था ना कि किसी कंडक्टर पर थ्रू आउट द होल सरफेस जो चार्ज रहेगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ही, अगर ये लेफ्ट साइड अपनी कांस्टेंट है तो इट मींस अगर इसमें से एक चीज अपनी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए जहां पर R क्या होगा, कम होगा। मींस अगर यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहे हैं इस तरह से, तो शार्प कॉर्नर बन रहे हैं तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेडियस अगर कम हो रही है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, वहां पर ज्यादा हो जाएगा। सिग्मा क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी ना सिग्मा। अब जैसे इस तरह का सरफेस आ गया, फ्लैट सरफेस आ गया, तो इसकी R क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। R अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस तरह के सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट आपने डेली लाइफ में भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा। कैसे, जैसे आप अगर कूलर या फ्रीज के कॉर्नर पर अगर हाथ टच करते हो तो वहां पे शॉक लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बजाय कि जो फ्रीज का जो गेट होता है उसके जो उसको गेट पकड़ के हम खोलते हैं उसके मिडिल में हाथ रखने के कंपैरिजन में अगर आप उसके कॉर्नर पर रखते हो तो वहां पर आपको शॉक लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो रीजन तो आप समझ गए होंगे क्यों होते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे रेडियस क्या होगी, कम होगी। रेडियस कम होगी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला। अब एक बार अगर मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाने की सोचूं, मतलब अगर आपको भूल गए हो कि V कांस्टेंट कैसे था हर सरफेस पर, तो V कांस्टेंट कैसे बेटा, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर था, तो कंडक्टर है तो कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो हमेशा कहां पर जाता है, आउटर सरफेस पर जाता है। कंडक्टर का चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया और आउटर सरफेस पर जाने के बाद अब ये यहाँ पर जाके रुक गया है, अब ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। कोई भी मूवमेंट अगर चार्ज नहीं कर रहा है इसका मतलब हर पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि आप अगर ये मूवमेंट कर रहा होता तो इसका मतलब कहीं पर पोटेंशियल ज्यादा है, कहीं पर पोटेंशियल कम है, क्योंकि हमें पता है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, पता है ना आपको। अब अगर ये चार्ज कहीं पर भी मूवमेंट
मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू आउट द होल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमने पहले स्टडी कर रखी हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी भी लेके चल सकते हैं, राइट। तो इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, अब ये देखते हैं कि हमने ये चीज स्टडी की ना कि जहां पर आर कम है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, ज्यादा, जहां सिग्मा ज्यादा है वहां आर क्या हो जाएगा, कम। इस कंसेप्ट को समझने का हमें बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं। क्या होता है बेटे, जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो आप देखते हो कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं भाई जब लाइटनिंग हो रही होती है ना तो पेड़ के नीचे मत खड़े हो, या कोई ज्यादा बड़ी बिल्डिंग हो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्लाउड्स है, जब ये क्लाउड्स आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इनका कोलिजन होता है आपस में। जब क्लाउड्स का कोलिजन होता है आपस में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या हो जाता है, चार्ज का इंडक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है। जहां भी कोलिजन होगा तो चार्ज प्रोड्यूस हो गया वहां पे। अब ये क्या है, यहाँ पे कोई भी अपना पेड़ है, राइट, चलो सुंदर सा पेड़ बनाते हैं, ये अपना क्या है, पेड़ है। अब ये पेड़ क्या करेगा, अब ये पेड़ है, यहाँ पे ये कोई भी छोटा पेड़ है, ये ज्यादा बड़ा पेड़ है, तो किसी भी ऊंचे पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हो तो सबसे ज्यादा अनसेफ जगह आपके लिए वो है ड्यूरिंग द लाइटनिंग। क्यों, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जब क्लाउड्स आपस में स्ट्राइक हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब ये चार्ज क्या करने की सोचेगा, ये चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ये चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो मींस ये क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पास में इसके जो जगह होगी, ये वहीं से इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की कोशिश करेगा। अब ये पेड़ इतना ऊंचा है तो इसने क्या किया है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ खींच लिए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है, एयर है, बीच में क्या है, एयर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चार्ज है, और उसी तरह से यहाँ पर भी चार्ज इंडक्शन की वजह से यहाँ भी बहुत ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, जिसकी वजह से एयर एक इंसुलेटर की तरह वैसे तो ट्रीट कर रहा था, लेकिन इसकी क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है। मींस यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो अब ज्यादा देर तक इंसुलेटर का काम नहीं कर पाते, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से जंप करके बहुत, मतलब ऊपर से इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देते हैं, इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ऊपर की तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से चल रहे होते हैं तो रास्ते में कौन मिलता है इसको, एयर के एटम्स मिलते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं, तो उनसे इसका क्या होता है, कोलिजन होता है। जब ये एयर के एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोलिजन होता है, या इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा के एयर के एटम्स का आपस में जो कोलिजन होता है, उसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट आपको किसकी फॉर्म में दिखाई देती है, लाइटनिंग की फॉर्म में दिखाई देती है। किसकी फॉर्म में दिखाई देती है, लाइटनिंग की फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है बेटे। तो अब क्या हुआ, ये जो इतना ज्यादा यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ था, उसको केवल इतने से ही इलेक्ट्रॉन वाले या इतने से नेगेटिव चार्ज से इसका काम नहीं चल रहा। अब ये क्या करता है, और भी नेगेटिव चार्ज की डिमांड करता है। अब ये इसको और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ से प्रोवाइड करेगा, ये पेड़ उस और ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कहाँ से लेगा, अर्थ से लेगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से चल करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो जो इसका जो पेड़ है, पेड़ के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो उनको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब वो आपस में जब ऐसे चल रहे होते हैं तो उनका आपस में कोलिजन होता है। अब कोलिजन तो फिर से वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो आप देखोगे कि जब भी किसी भी पेड़ पे या किसी भी बिल्डिंग पर लाइटनिंग हुई है, बिजली गिरी है, तो वहां पे आपको एक पूरी ब्लैक कलर की ट्यूब सी, ऐसे वर्टिकल ट्यूब सी दिखाई देगी, ऐसे जला हुआ सा दिखाई देगा वो पेड़, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन में। और जहां से जमीन पे, मतलब जहां से इसका कांटेक्ट है, वहां भी आपको खड्डा सा दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है किसका, लाइटनिंग का। अब लाइटनिंग के भय से क्या हम अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना छोड़ दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जो पेड़ होते हैं उनसे तो कहीं ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको देखने को मिलती हैं, तो फिर वो सारी की सारी सेफ कैसे
हमने एक डिवाइस बनाया दैट इज कोरोना अरेस्टर्स, सॉरी लाइटनिंग अरेस्टर्स। ये अरेस्टर्स हमें क्या करते हैं, इसकी शेप ही हम इस तरह से बनाते हैं बेटे। जैसे हमने क्या किया, ये अपने पास बिल्डिंग है और ये बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बना लिया आपने, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को बचाने का पर्पज है अपना कि लाइटनिंग का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। तो हम क्या करेंगे, ये लाइटनिंग अरेस्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल की रोड्स टाइप से होते हैं और उसका हम ऊपर से कुछ इस तरह की शेप बना देते हैं यूं। ये लाइटनिंग अरेस्टर्स की इस बिल्डिंग की जितनी हाइट है उससे बड़ी हाइट का ये बनाएंगे हम। अब ये ऐसी शेप देने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेडियस क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। आर बहुत कम मींस शार्प कॉर्नर पर चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है। अब जब भी लाइटनिंग होगी, यहाँ पे जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ से ले लेगा, इजीली किसी बिल्डिंग से या पेड़ से लेने की बजाय अब इसकी हाइट ज्यादा है और वैसे भी यहाँ पर शार्प कॉर्नर होने की वजह से यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये चार्ज फटाफट इससे जाके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर और भी चार्ज की अगर डिमांड होगी तो वो ये जो रोड हम लेके चलेंगे ये किसकी होगी, मेटल की होगी। और मेटल इज ए गुड कंडक्टर, तो वो गुड कंडक्टर है, अगर अर्थ से वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो उनको इजीली पाथ प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से भी कोई जैसे हमने उस पेड़ में ऐसे देखा था कि वहां पे वो पूरा पेड़ जल जाता है, क्यों, क्योंकि वो तो गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होने की वजह से इजी पाथ प्रोवाइड कर देगा और जो अपनी बिल्डिंग है वो लाइटनिंग से क्या रह जाएगी, सेफ रह जाएगी। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसका नाम जो हम कोरोना डिस्चार्ज ही क्यों रखते हैं, कोरोना का मतलब होता है बेटा फवारा टाइप में, एकदम से यहाँ पे हमने इसकी ऐसी शार्प कॉर्नर वाली शेप बनाई है और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे फवारी टाइप में, जैसे फवारा होता है ना, वाटर का भी फवारा होता है जो, तो वहां से एकदम से पानी का जैसे आता है फवारा टाइप में, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, चार्ज एकदम से इस तरह से चलेगा। तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पर आपने इसका नाम क्या रखा है, कोरोना डिस्चार्ज रखा है। ठीक है, अब हम स्टडी क्या कर रहे थे, इसके वेन डी ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल स्टडी कर रहे थे। तो पहला प्रिंसिपल आप क्या लिखोगे, चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दूसरे प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे कि जो शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर पर जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, शार्प कॉर्नर पर चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एट शार्प कॉर्नर चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीज, या चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो आता है अपना कंसेप्ट वो क्या आता है कि अगर आप किसी कंडक्टर का क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उसका V भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको V का फॉर्मूला पता है कि V=4πε0 R। अगर आप इस Q की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो V क्या हो जाएगा, अपना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पर जो प्रिंसिपल आप इसमें लिखोगे वो क्या लिखोगे कि अगर किसी मेटल की कैविटी के अंदर जिसका पोटेंशियल क्या है, V है, अगर उसके अंदर आप कोई और ऑब्जेक्ट लेके जाओगे जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V डैश है, तो उस पूरी मेटल की कैविटी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, V प्लस V डैश हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी मेटल की कैविटी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है और उसके अंदर अगर हम एक और छोटा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी कंपैरिजन में कम है, तो वो क्या करेगा, अब उसकी वजह से टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कैसे। जैसे भैया अपने पास क्या है, एक मेटल का कंडक्टर है, ठीक है, मेटल की शील्ड लगा लो, डिस्क लगा लो, कैविटी लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, अब
हमने मान लिया इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V है। अब हम चाहते हैं, जैसे मान लो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, 20 लाख है, और आपके पास जो दूसरी एक और ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना है, 5 वोल्ट है, इसका कितना था, 20 लाख वोल्ट था। अब आपने इसका जो पोटेंशियल है वो इसको ट्रांसफर करवाना है, ठीक। तो इस छोटे से का पोटेंशियल इसको आप किस तरह से ट्रांसफर करवा सकते हो वो देखो। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दूंगी, डायरेक्ट ऐड करते ही क्या होगा, आपको पता है चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका चार्ज और इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, मींस इसका पोटेंशियल बढ़ने की बजाय इसका पोटेंशियल तो डिक्रीज और हो जाएगा ऐसे। तो फिर हम किस तरह से कोई ऐसा मेथड अपनाएं जिससे कि कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसके पास बहुत ही कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, या फिर ये कहो कि उसके पास बहुत थोड़ा सा चार्ज है, वो थोड़ा सा चार्ज भी आप इसको ट्रांसफर करवा सको, कोई ऐसा मेथड हमने सोचना था। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इससे कनेक्ट करने के बजाय इसको हम इसके अंदर ले गए, इसके अंदर ले गए। अब क्या होता है, हमने एक बात पता है कि जो कंडक्टर होता है उसका सारा का सारा जो चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पर लाई करता है। इसका मतलब ये जो मेटल की हमने यहाँ पे कैविटी ली है, इसकी आउटर सरफेस पे तो चार्ज है, लेकिन इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो कहाँ चला गया, आउटर सरफेस पे चला गया। अब अगर ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट था जिसके पास 5 कूलम चार्ज है, या फिर ये 5 वोल्ट इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो लिटिल अमाउंट ऑफ चार्ज था इसके पास, जब मैं इसको इसके साथ टच करवाऊंगी तो इसके इस सरफेस पे तो चार्ज कितना है, 0 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, 5 कूलम चार्ज है। तो अब यहाँ से यहाँ इसके कंपैरिजन में तो इसके पास चार्ज तो ज्यादा है ही, और मेटल की या फिर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे उसको थोड़ा सा भी आप चार्ज दोगे तो वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा, तभी के तभी बाहर ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही इस छोटे से ऑब्जेक्ट को आपने इसके कांटेक्ट में लेके आए तो इसका जो चार्ज था वो कहाँ जाता गया, आउटर सरफेस पे जाता गया, और इस तरह से इसका सारा का सारा चार्ज क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू आप एक ऐसी बॉडी जिसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप उस हायर को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसका क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद आप इसका प्रिंसिपल लिखोगे, प्रिंसिपल के बाद आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करोगे, या फिर आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करोगे। तो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम, मैं अभी तीनों चीजें पैरेलली लेके चलूंगी, यहाँ पे डायग्राम साथ के साथ बनाते जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें लिखनी है, मींस डायग्राम में जो चीज बनाऊंगी वो सारे पार्ट आप कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे, और साथ के साथ उसकी वर्किंग भी हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है भाई। तो हमने क्या लिया, एक मेटल का स्फीयर ले लिया, डिस्क ले ली जो अंदर से क्या है, एम्प्टी है, राइट। और इसको यहां से कंक्रीट के स्टैंड पे हमने इस तरह से स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है, लाइक दिस, ठीक है। और ये एक मैट नायलॉन की बेल्ट वाली मोटराइज्ड पुली का सिस्टम हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये इस तरह से मोटराइज्ड पुली है ये, और बेल्ट किसके लिए हमने नायलॉन की बेल्ट ली है, बेड कंडक्टर है ये, जहां पे चार्ज एक बार आ गया तो वो वहीं रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हाई टेंशन बैटरी लगा दी, हाई टेंशन बैटरी लगा दी, और बैटरी का ये वाला एंड जो है उसको हमने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया। अब बैटरी के इस एंड पे आपने लगा दिया है क्या, ब्रश, कॉम्ब, और ये कॉम्ब भी आपने किस तरह के बनाए हैं, ये कोरोना कंसेप्ट वाले लगाए हैं।
कोरोना कंसेप्ट वाले जो लगाए हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे शार्प एजेस वाले, शार्प कॉर्नर वाला जो कॉम्ब लिया वो क्यों लिया है, ताकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या रहे, मैक्सिमम रह सके। ठीक है, अब क्या होता है, एक कॉम्ब हम लगा देते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से। अब यहां से बैटरी का पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया, ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज आया, बैटरी का पॉजिटिव चार्ज आया तो इस चार्ज यहाँ पे शार्प कॉर्नर होने की वजह से चार्ज क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब ये बहुत ज्यादा जो चार्ज था, इसने इस नायलॉन की बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अगर इस नायलॉन की बेल्ट के अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नायलॉन बेल्ट कंडक्टर था तो ये चार्ज को आगे तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, इसलिए हमने मोटराइज्ड पुली की हेल्प ली। तो उसकी वजह से अब ये बेल्ट क्या, मोटर अगर रोटेट करेगी तो ये बेल्ट क्या हो जाएगी, मोटर की वजह से पुली रोटेट करिए तो बेल्ट क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज ने कहाँ जाना शुरू कर दिया, इस तरह से इस पॉजिटिव चार्ज ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये चार्ज अपना कहाँ जा चुका है, ऊपर जा चुका है। अब ये चार्ज अपना ऊपर चला गया था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा चुका था, ये कॉम्ब है। अब ये हाईली पॉजिटिव चार्ज जो था, ये इस कॉम्ब के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कॉम्ब के अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इसके पास कैसा चार्ज बच गया, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। और वो पॉजिटिव चार्ज फिर अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसको हमने रास्ता दे दिया, यहाँ से इस मेटल की प्लेट के साथ कनेक्ट किया तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर से अब बेल्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ पर आएगा, उसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा इस कॉम्ब की तरफ से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से करते 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 आप यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि चार्ज तो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इस कंडक्टर के आउटरमोस्ट सरफेस पर जाएगा। अब जितना ज्यादा इसके ऊपर आप चार्ज कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका क्या हो गया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब ये चार्ज यहाँ पर अगर इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया है, तो यहाँ से ये एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक करके क्या हो सकता है, लीकेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, एक स्टील का टैंक यूज कर सकते हो। स्टील का टैंक हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। स्टील का टैंक यूज करके आप यहाँ पर वैक्यूम भी रख सकते हो, या फिर नाइट्रोजन गैस एट हाई प्रेशर 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अप्रोक्स आप यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को भी फिल अप कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, इस चार्ज का लीकेज होना अवॉइड करवा सकेंगे। अब यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा चार्ज को इकट्ठा कर लिया है, तो V क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर V इंक्रीज हो गया तो Q अगर इंक्रीज हो गया तो V भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जितना V यहाँ पर है उतना ही V यहाँ पर है। V तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमने स्टडी किया था ना तब कि V एक कंडक्टर के हर पॉइंट पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो जितना V यहाँ है, V की वैल्यू हर जगह पर क्या है, सेम है। अब V की वैल्यू अगर सेम है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट कर दी, ये और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने हीलियम पॉजिटिव आयंस रख दिए। अब हीलियम पॉजिटिव आयंस को अगर इतने ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर रखेंगे, हाई पोटेंशियल पर रखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। और इस ग्लास ट्यूब को आप यहाँ पर एक टेबल जिस पे आपने क्या रख रखा है, टारगेट रख रखा है अपना, मींस जिस भी न्यूक्लियस को आपने क्या करवाना है, ब्रेक करवाना है, वहां पर इसका दूसरा एंड कर देंगे। और इस टेबल की आप क्या कर दोगे, अर्थिंग कर दोगे। उस टारगेट की हम क्या करके रखेंगे, अर्थिंग करके रखेंगे, जिससे ये किस पे हो गया, जीरो पोटेंशियल पर हो गया। और इसका पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। और आपको पता है चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ पर V की वैल्यू है बहुत ज्यादा, तो E क्या था, Q इंटू V। V अगर बहुत ज्यादा हाई है तो E भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे तो रेस्ट में है ना,
रेस्ट में है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे तो चार्ज क्या करना शुरू कर देगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब इसके पास जितनी भी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस पार्टिकल की जो v है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और उस हाई स्पीड से जब ये चार्ज पार्टिकल आके इस न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा तो उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और यही हमारा क्या था, टारगेट था, यही तो हम चाहते थे। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप इसके पार्ट्स बना के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहले आपने लिखा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप इसके मेंशन करोगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आप इसके लिखोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन भी हेडिंग बना सकते हो आप इसको। डिस्क्रिप्शन में आप इसके वेरियस पार्ट्स को एक्सप्लेन करोगे कि नायलॉन जो बेल्ट ली है वो क्यों ली है, पुली ली है, कोम्ब लिए हैं, मेटालिक शेल ली है, और क्या क्या लिया है, स्टैंड लिया, हाई टेंशन बैटरी ली है, टारगेट लिया है, हीलियम साइंस लिए हैं। तो इन सभी के बारे में एक एक दो लाइन आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बनाओगे डायग्राम, डायग्राम के बाद आप लिखोगे क्या, कंस्ट्रक्शन सॉरी वर्किंग, और वर्किंग के बाद आप क्या एक्सप्लेन कर दोगे, इसके यूजेस। तो अब अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 एग्जाम में आता है। अगर ये 5 नंबर का, आपने इसको कितने हेडिंग बना दिए, 6। अगर एग्जामिनर चेक करते वक्त इसको हर पॉइंट के साथ एक एक नंबर लेने की कोशिश भी करे, और बाय चांस आपकी कहीं पर कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक है तो एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग के साथ एक एक नंबर मान के चलें, तब भी अपने 5 के 5 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट सिलेबस में से तो ये हट चुका है, पर इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो आपको समझाना जरूरी था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है आज। तो इस तरह से जो आपका कैपेसिटेंस का जो चैप्टर है वो, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।